देश में कोरोना का लॉकडाउन तो पहले से ही जारी है। अब इसमें एक दूसरा लॉकडाउन भी शामिल हो गया है, यानी ये डबल लॉकडाउन है। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तेज गर्मी के चलते कई दिनों तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिन भर झुलसाने वाली धूप लोगों को एक नए लॉकडाउन का एहसास करा देगी और हो सकता है कि इससे बचने के लिए लोग घर पर ही रहना पसंद करें। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है और ऐसे में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। लॉकडाउन में बढ़ते तापमान से लोगों की मुसीबतें दोगुनी हो गई हैं। ये स्थिति केवल इन्हीं राज्यों में ही नहीं है, बल्कि दूसरे कई प्रदेश भी गर्मी से त्रस्त हैं। अलग अलग प्रदेशों में गर्मी के चलते लोग परेशान हैं। हालात धीरे धीरे और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उसके चलते आसमान से जो आफत बरस रही है उससे लोगों के लिए घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। इसके साथ साथ जो लोग लगातार अपने इलाके को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये गर्मी बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। अलग अलग प्रदेशों में हालात किस तरह से बन रहे हैं, गर्मी के इस प्रकोप के चलते लोगों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस गर्मी से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर किस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स की बात करें, एलोपैथी दवाओं की बात करें, आयुर्वेदिक दवाओं की बात करें, होम्योपैथी की बात करें, वो कितनी कारगर हो सकती है। और जब आपातकाल स्थिति पैदा हो जाती है ऐसे मौसम में, लोगों को हमने देखा है कि गर्मी के चलते लू के थपेड़ों से लोग कई बार बहुत ज्यादा हालत खराब उनकी होती है, बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। कभी कभी ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिससे जान जाने का खतरा भी इस गर्मी के चलते बना रहता है। अलग अलग जगहों पर किस प्रकार की तस्वीरें इस गर्मी के प्रकोप से बन रही है, पहले वो जानेंगे और उसके बाद हम डॉक्टर्स की राय जानेंगे और आपको ये बताएंगे कि इस गर्मी से कैसे बचें और इस कोरोना संकट के दौरान लोगों को क्या सावधानियां कोरोना से करनी है, उसके साथ साथ गर्मी से भी अपने आप को बचाना है। क्या खाएं, क्या पिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों की परेशानी बढ़ेगी। कितने बजे लोगों को घर से बाहर निकलना चाहिए और कितने बजे तक घर से बाहर रहें, और उसके बाद शाम के समय लोगों को किस वक्त घर से निकलना है, क्या खाना है, क्या पीना है, बाहर से जो सामान की बात करें एहतियात के तौर पर उसको किस तरह से अपने घर में लेकर आना। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे ग्राउंड पर गर्मी से हालात कैसे हैं। बिहार से हमारे ब्यूरो अंजनी पांडे इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। बिहार की स्थिति कैसी है अंजनी से जान लेते हैं। अंजनी पांडे, पारा उत्तर भारत की जहां तक बात आती है वहां पर 47 डिग्री के पार जा सकता है, आने वाले दिनों में वहां तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर मैं बिहार की बात करूं, वहां पर इस वक्त गर्मी की स्थिति किस किस प्रकार से बन रही है, और दूसरा जो लोग पलायन करके आ रहे हैं अलग अलग जगहों से, चाहे वो ट्रेनों में आ रहे हैं, बसों में आ रहे हैं, वो गर्मी से कैसे परेशान हो रहे हैं अंजनी? देखिए शमशेर, बता दूं कि गर्मी जो है वो तपिश काफी बढ़ गई है इधर पिछले कुछ एक दिनों में। हालांकि कुछ तूफान की वजह से मौसम में बदलाव आया था 2-3 दिनों के लिए, जिसमें कि कुछ राहत लोगों को मिली थी। लेकिन आज यदि देखें तो 41 डिग्री टेम्परेचर पटना का है और पटना के आसपास के इलाके का है। कल जो है वह 42 डिग्री टेम्परेचर का अनुमान लगाया जा रहा है। कल के बाद आने वाले 2 दिनों के बाद जो है वह 36 और 38 डिग्री टेम्परेचर रहने का अनुमान बताया जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा। तो 41 और 42 डिग्री टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा टेम्परेचर है और इस तरह से जो गर्मी है प्रदेश में वो काफी तेजी से गर्मी जो है वो अपना असर दिखा रही है। शमशेर, आपको बता दूं कि यहाँ बिहार में गर्मी के साथ साथ एक और मुजफ्फरपुर का इलाका, उत्तर बिहार का जो इलाका है उसमें चमकी बुखार जो है वो बच्चों में एक इंसेफेलाइटिस है जो फैल जाता है। तो उसको लेकर के भी सरकार काफी गंभीर है कि किस तरीके से उस तरह चमकी बुखार से निपटा जाए और दूसरे जो गर्मी बढ़ रही है, तपिश जो बढ़ रही है, उससे निपटा जाए। और बाहर से जो प्रवासी आने वाले हैं
उनका भी हाल जो है वो बेहाल है। साथ ही साथ जो क्वारंटाइन सेंटर में ठहराए गए हैं, 1500 से ऊपर क्वारंटाइन सेंटर है, जिसमें कि लगभग 10 लाख प्रवासी जो है वो ठहराए गए हैं। तो जितने ज्यादा प्रवासी आ रहे हैं, आने वाले दिनों में अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 28 तारीख तक 19 लाख प्रवासी जो है वह बिहार पहुंच जाएंगे। तो एक तो गर्मी से उनको राहत नहीं मिल रही है, ऊपर से कोरोना का भय और कोरोना का डर जो है वह लोगों को सता रहा है, और इस बीच में जो गर्मी इतनी तेज बढ़ जा रही है, तो इसको लेकर के भी लोग भी चिंतित हैं, और साथ ही साथ जो प्रशासन है वह प्रशासन भी चिंतित है, और स्थानीय स्तर पर इन व्यवस्थाओं के लिए लगा हुआ है कि कैसे लोगों को गर्मी से राहत दी जाए। हालांकि एक राहत जरूर है कि जो लॉकडाउन का पीरियड है, इस लॉकडाउन के पीरियड में लोग बाहर घर से उतना ज्यादा नहीं निकल पा रहे हैं, जिसके वजह से गर्मी की तपिश उनको कम झेलनी पड़ रही है। वही लोग निकल रहे हैं जिनको जरूरी काम से बाहर जाना है, आवश्यक कार्य सेवाओं में जो लगे हुए हैं उन्हें ही जाना पड़ रहा है, बाकी घर में रह रहे हैं। तो गर्मी तो आई, उसके साथ साथ जब गर्मी का प्रॉब्लम आता है तो पावर का भी प्रॉब्लम जो है लोग आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से बिहार पहुंच रहे हैं गर्मी के इस मौसम में, तो वो किस तरह की बातें रख रहे हैं आप लोगों से? जब आप उन लोगों से मिलते हो, देखिए सबसे बड़ा जो इस वक्त चुनौतीपूर्ण कार्य है वो जो दूसरे प्रदेशों से लोग अपने अपने राज्यों में जा रहे हैं वो तो है, लेकिन इस दौरान ट्रेनों के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है, खाने की व्यवस्था कैसी है, और जो आने जाने का सिलसिला लगातार चल रहा है उसमें लोगों को किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है? और गर्मी जो है इस वक्त वाकई चरम पर है, ये नौतपा इस वक्त जो चल रहा है वो खतरनाक हो सकता है, उसको लेकर लोग क्या कहते हैं? जी, जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं, करीब 100 से ज्यादा ट्रेनें जो है वो पूरे प्रदेश में विभिन्न हिस्सों से, राज्य के विभिन्न हिस्सों से आ रही हैं। साथ ही साथ जो देश के दूसरे हिस्से हैं उन हिस्सों से भी ट्रेनें आ रही हैं। तो लगभग 100 से ज्यादा 115 ट्रेनें जो है आज आने वाली हैं, आ चुकी हैं बहुत सारी ट्रेनें। तो जो बाहर से आ रहे हैं उनको निश्चित रूप से जो दूसरा इलाका है, उस इलाके से जैसे ही बिहार में प्रवेश करें, उत्तर प्रदेश के बाद जैसे ही उनका बिहार सीमा में प्रवेश होता है, उसी तरह से उन्हें गर्मी जो है वो सताने लग रही है। और चूंकि जो मौसम है वह इतना तख्त केवल अपना चुका है कि जो लोग हैं ट्रेन में वो परेशान हैं, पानी की किल्लत है, स्टेशन पर भी बहुत जगहों पर पानी जो है वो उन्हें पूरा नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ जो ट्रेन है वो ट्रेन लंबे रूटों से आ रही हैं, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा होते हुए बिहार ट्रेन पहुंच रही है। कई ऐसे प्रवासी आए जिनकी यह शिकायत थी, उन्होंने ट्रेन से भी यह शिकायत दर्ज कराई है कि किस तरीके से हमें जो है वह दूसरे रास्ते से लाया जा रहा है, जिस जगह से हम 24 घंटे में पहुंच सकते हैं वह हमको 48 से 50 घंटे जो है वह लग जा रहे हैं। तो इसको लेकर के जो ट्रेनों में उनकी स्थिति है वह काफी खराब है, क्योंकि लोग, उन्होंने कहा कि लोग जो है वह बाथरूम में जाना नहीं चाहते हैं जल्दी, और जितना लंबा पीरियड होगा ट्रेन में उतनी ही ज्यादा हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसको लेकर के वो काफी चिंतित हैं। और स्टेशनों पर समुचित पानी की व्यवस्था, न पीने के पानी की व्यवस्था है, न शौचालयों में पानी की व्यवस्था की गई है। तो इसको लेकर के उनमें नाराजगी, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनमें नाराजगी है जरूर, कि जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था सही नहीं, गर्मी के चलते बन रही है, उस पर काम करने की जरूरत है। ये तो सही है कि कोरोना से निपटने के लिए प्रयास हो रहे हैं, चाहे उनमें मूलभूत थोड़ा अंतर हो सकता है, कहीं पर थोड़ा कम, कहीं पर ज्यादा, लेकिन अब जो परिस्थितियां बनेगी, अक्सर हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में जब व्यक्ति को पीने का पानी नहीं मिलता और वक्त पर खाना नहीं मिलता है, जिस व्यक्ति को अगर समय पर भोजन ना मिले तो उसके साथ कई सारी परेशानियां आ सकती है। अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूपी से हमारे ब्यूरो हैं, अमितेश से भी जानेंगे। अमितेश, यूपी भी एक ऐसा इलाका है जहां मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी इस वक्त पड़ रही है, और उस गर्मी से लोग परेशान है। सबसे ज्यादा लोग वो परेशान है जो पलायन कर रहे हैं, वो किसी भी प्रकार से जा रहे हो, चाहे बस में जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, बाई बस, बाई ट्रेन, या फिर बाई एयर की जो बात करें तो वो लोग तो बड़े पैसे वाले लोग हो जाते हैं, उनके बारे में थोड़ी बात ना की जाए तो बेहतर है, क्योंकि उन्हें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आम आदमी किस तरह से जूझ रहा है गर्मी से? अमितेश, देखिए शमशेर, जो पारा है वो अपने चरम पर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पारे के साथ ही जो आम आदमी हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो श्रमिक हैं, उनके लिए पारा मुसीबत से किसी कम नहीं है। अभी 2 दिन पहले आपने एक तस्वीर देखी थी, उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल जो स्टेशन है वहां की तस्वीर थी, जहां पर जो पानियों का पूरा जो बोतल था वो रखा हुआ था, स्टेशन पर लोगों ने रखा था। लेकिन जो ही ट्रेन वहां पे रुकी, पूरी जो पैसेंजर्स थे, ट्रेन के जो श्रमिक थे, वो उतरते हैं और उन बोतलों पर धावा बोलते हैं। और ऐसी तस्वीर जिसने झकझोर कर रख दिया पूरे देश को। वो सिर्फ पानी का बोतल लेने नहीं उतरे थे, वो जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों की पोल खोल रहे थे। हमारे सहयोगी हैं अंजनी जी, बिहार की ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। अभी तमाम ऐसी जगहों से शिकायतें आ रही हैं
शमशेर, कि जो ट्रेनों का बुरा कंडीशन है, बुरा हाल है। ट्रेनों को जाना है उत्तर प्रदेश तो ट्रेन पहुंच जा रही है, तेलंगाना ट्रेनों को आना है, बिहार तो पहुंच जा रही हैं कहीं और सबसे बड़ी बात है कि इन ट्रेनों में जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए वो सुख सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। और इसका खामियाजा आपको तमाम ऐसी तस्वीरें, एक दो नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा स्टेशनों पे लोग हंगामा कर रहे हैं। परसों की घटना आपको याद होगी जहां पर उन्नाव स्टेशन पे तोड़फोड़ हुई, हंगामा हुआ। लोगों का आरोप है, जो पैसेंजर्स है उनका आरोप है कि एक तो जो आउटर पर ट्रेनें हैं वो घंटों खड़ी रह रही हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे उसमें बैठे हुए मुसाफिर कहीं बिल्कुल वो बोझ बने हुए हैं बट रेलवे पे, उस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है। जो दूरी 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे तय होनी चाहिए वो 24 घंटा, 48 घंटे, 3-3 दिन में वो ट्रेनें तय कर रही हैं। तो खामियां बहुत हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि समझना होगा शमशेर कि दरअसल इस ट्रेनों में यात्रा करने वाले वो लोग हैं, ये वो श्रमिक हैं जो पहले से टूटे हुए हैं, जो पहले से थके हुए हैं, जो पहले से हारे हुए हैं, जो पहले से मजबूर हैं, क्योंकि ये मजदूर हैं। लेकिन उसके बावजूद जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए ट्रेनों में वो व्यवस्थाएं क्यों नहीं कर रही सरकारें? और जो दावे किए जा रहे हैं बड़े बड़े सियासी जो रोटियां सेकी जा रही हैं इन श्रमिकों के नाम पर, तो सिर्फ मुझे लगता है कि सियासतदानों के बयानबाजियों तक ही ये सीमित होके रह गए हैं श्रमिक और श्रमिक के स्पेशल तो जरूर चलाई जा रही है। लेकिन अभी देखिए 6:06 हो रहा है, लेकिन कितनी तेज धूप है और ये धूप बर्दाश्त करने वाली नहीं है। तो आप सोचिए कि दोपहर की कंडीशन क्या है, पारा चरम पर है। और सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग का अभी दावा है कि आने वाले कुछ दिनों में अभी फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। तो समझिए कि ग्राउंड जीरो पर जो श्रमिक पहले से ही परेशान हैं, टूटे हुए हैं, हारे हुए हैं, मन से थके हुए हैं, उनके पास पैसे नहीं है और ऐसे में जब वो लंबी दूरी ट्रेनों में तय कर रहे हैं तो उनके पास खाने की व्यवस्थाएं नहीं है, उनके पास पीने को पानी नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकारों को इस तरफ भी सियासत से हटकर फोकस करना चाहिए। और उसके अलावा अच्छा, ये अमितेश आपके पास लौटूंगा तो अभी आपसे कि सवाल ये भी मैं पूछूंगा कि जो लोग जिनको प्रवासी हम कह देते हैं, हालांकि वो प्रवासी नहीं हैं, अपने देश के ही लोग हैं, उनके बारे में आपसे जानूंगा कि इस वक्त जो यूपी में तस्वीर बनती आप देख रहे हैं, लोग ट्रेनों में कितने आ रहे हैं, बसों में कितने आ रहे हैं और पैदल कितने आ रहे हैं, आपसे जानूंगा। अभी एक बार अंजनी पांडे के पास हम चलेंगे, अंजनी से पूछेंगे। अंजनी, जो ट्रेनों को लेकर बात हो रही है, कहते हैं सभी प्रदेश की सरकारें कि हमने बसें लगवा दी हैं, हमने अपनी तरफ से सरकार को ट्रेनें की एक लिस्ट भेज दी कितने लोग हमें चाहिए। बिहार में जो लोग आ रहे हैं अलग अलग प्रदेशों से, उनमें पैदल आने वालों का आंकड़ा अब कितना है? कुछ फर्क पड़ा है या फिर स्थिति वैसी है जैसे पहली बनी हुई थी? नहीं, देखिए पहले से स्थिति थोड़ी ठीक हुई है, क्योंकि एक तो कहा जाए तो दर्दनाक दुर्घटनाएं हुई हैं। उन दुर्घटनाओं से बहुत सारे मजदूरों ने सबक भी लिया है। हालांकि आने वालों का जो जत्था है वो ट्रक पर उसी तरह से लदकर आ रहा है, सामानों के साथ ऊपर छत पर बैठ के आ रहा है, बसों के जरिए आ रहा है और फिर किसी दूसरे साधन से आ रहा है। जो रिकॉर्ड है सरकार के पास वो ट्रेनों की बात मैंने शुरू में कही थी कि ट्रेन इतने ट्रेन आ रही है, लगभग 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा, 1,93,000 आज 117 ट्रेन से यात्री आने वाले हैं जो प्रवासी हमारे मजदूर भाई है वो। तो जो जनसंख्या है आने वालों की वो तादाद काफी बड़ी है और उन तादादों के पीछे यदि हम देखें तो इक्का दुक्का लोग जो है वो ट्रक से अभी भी आ रहे हैं। पैदल आने वालों का कुछ जत्था जो है वो कम हुआ है, लेकिन ट्रकों के जरिए और बसों के जरिए जो सीमाएं हैं बिहार की, उन सीमाओं पर अभी भी लोग आ रहे हैं। जो बाईपास है, जो एनएच है, उन एनएच पर अभी भी उन मजदूरों को देखा जा रहा है जो बेबसी की वजह से अपनी एक जगह से दूसरे जगह जाने को विवश है। लेकिन यदि ट्रेन से भी वो आते हैं तो उसके बाद भी उनको जाने के लिए, अपने स्थानों पर जाने के लिए जो है वो समुचित व्यवस्था का दावा सरकार करती है। निश्चित रूप से बसें हैं लगाई गई, जो स्टेशन है उन स्टेशनों पर व्यवस्था की गई है। लेकिन चूंकि संख्या इतनी ज्यादा हो रही है कि अब सरकार के भी बस की बात वो नहीं लगता है कि हर मजदूर जो आ रहे हैं बाहर से उनको अपने, पहले यह व्यवस्था थी कि ब्लॉक तक उनको पहुंचाया जाएगा, ब्लॉक के जो क्वारंटाइन सेंटर है वहां पर उनको रखा जाएगा। तो अब स्थिति यह हो रही कि इतने ज्यादा मजदूर आ रहे हैं कि अब उन्हें सीधे घर में क्वारंटाइन करने की भी सलाह दी जा रही है। स्कूलों में जो क्वारंटाइन
क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, 15,000 से ज्यादा क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं ब्लॉक लेवल पर भी, लेकिन उनमें जो स्थान है वो स्थान नहीं है। जैसे कैमूर से एक खबर हमारे पास आई थी कल, और हम लोगों ने दिखाया भी था कि कैमूर में जो मरीज हैं, जो मरीज का माफ करेंगे, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उन मजदूरों को घर में लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनसे अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कोरोना संक्रमित हो, क्योंकि उनका टेस्ट नहीं कराया गया है। और दूसरी तरफ वो जब जाते हैं स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में, तब उन्हें वहां पर जगह नहीं मिलती है, यह कहकर कि अभी यहाँ पर जो है वह बेड खाली नहीं है, यहाँ पर स्थान खाली नहीं है, तो वो बाहर बैठकर इंतजार कर रहे हैं, न घर जा रहे हैं, न क्वारंटाइन सेंटर में जा रहे हैं। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। यहाँ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, तो वहां पर खाने को अनाज नहीं मिल रहा है, रहने के लिए जगह नहीं है, और मकान मालिक जो है उनसे किराया मांगते हैं। और ये लोग अगर अपने घर जाना चाहते हैं तो वहां की सरकारों के पास इंतजाम नहीं है उनको ठहराने के। दावे बड़े बड़े हो रहे थे कि लोग आएंगे तो स्कूल में ठहरा देंगे, पंचायत भवन में ठहरा देंगे, कोई ऐसा स्थान चिन्हित कर देंगे, लेकिन अब मजबूरी सरकारों की ये हो गई है कि उनके लिए इन लोगों को ठहराने तक की व्यवस्था नहीं है। तो काम तो बहुत बड़ी बात है, जो काम को लेकर बात हो रही है ना, लोग ये कहते हैं, सरकारें कहती हैं कि लोगों के लिए हम मेहनत मजदूरी का रास्ता तलाश लेंगे। अरे जब आपके पास ठहराने के लिए लोगों को ठहराने के लिए आपके पास जगह नहीं है, उनको आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग नहीं कर सकते हो, खाने को नहीं दे सकते हो, घरों में क्वारंटीन करने की बात हो रही है, तो आप काहे के इस बात के दावे करते हो कि हम लोगों को रोजगार भी दे देंगे? जी, निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री ने पिछले 3 दिनों में उन्होंने सभी 38 जिले के 20, 10 और 16 क्वारंटाइन सेंटर्स का उन्होंने मुआयना किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और हर बार जहां भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की मजदूरों से, वहां रह रहे प्रवासियों से, तो उन्होंने यह दावा किया कि अब आप बिहार में ही रहें और बिहार में ही आपके ठहरने और रहने की व्यवस्था की जा रही, साथ ही साथ आपको काम भी दिया जाएगा, आपका जो स्किल है उस स्किल के अनुसार आपको जो है वह काम मुहैया कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कई ऐसे सेक्टर है जिन सेक्टर्स में नए रोजगार की तलाश की जा सकती है, जो लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग है, उन उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। उद्योगपतियों से उन्होंने विनती की है और अपील की है कि राज्य में ऐसे उद्योग लगाए जाए जिन उद्योगों में इन श्रमिकों की आवश्यकता हो, जिन उद्योगों में इन श्रमिकों को जो है वह लगाया जा सके, इन कामगारों का इस्तेमाल किया जा सके। तो सरकार जो है वह चाह रही है कि इन मजदूरों को हम राहत दें, इन मजदूरों को हम व्यवसाय दें। लेकिन सवाल यह है कि जब हम ऑफिशियली यदि देखा जाए तो 28 मई तक जो है वो 19 लाख प्रवासी मजदूर जो है वो आने वाले हैं, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। अभी तक 11 लाख हो चुका है और 8 लाख 4 दिनों में जो है वो और आने वाले मजदूर हैं। तो इसको लेकर के 19 से 20 लाख जो रिकॉर्ड है सरकार के पास, उस रिकॉर्ड के अनुसार अब सरकार के सामने यह चिंता है कि किस तरीके से सबसे पहले तो इन मजदूरों को स्वस्थ रखा जाए, स्वस्थ रखने की प्राथमिकता है, क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए। लेकिन टेस्टिंग की जो फैसिलिटी है वो टेस्टिंग की फैसिलिटी उतनी नहीं है कि प्रतिदिन उस तरह के टेस्ट जो है वो किए जा सके। अभी भी काफी 63,000 बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल काम है। जिन्हें पांडे आपके पास आऊंगा, राम सिंह बार हमारे साथ जुड़े हुए, राम सिंह बार आपके पास लौटूंगा, आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार अमितेश से बात कर लेता हूं। अमितेश, बहुत तगड़े तगड़े दावे हो रहे हैं, रोजगार भी दे देंगे, ठहरा भी देंगे, खाने के लिए भी दे देंगे, लेकिन अब जो असली तस्वीर है वो निकलकर सामने आ रही है अलग अलग प्रदेशों से। मैं केवल एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, जब लोग आपके प्रदेश में आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं, उनको ठहराने के लिए ना तो स्कूल है, ना अस्पताल है, ना पंचायत भवन आपके पास है। गांव में उन लोगों को ठहराने के लिए जो लोग बाहर से आ रहे हैं, इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं, और आप बात ये करते हो कि आप लोगों को रोजगार देंगे। ये सिर्फ बहलावा तो नहीं है, फुसला तो नहीं रही सरकार ये कहकर कि कोई दिक्कत नहीं, संभाल लेंगे, और आखिर में जब लोग अपने घर आ जाए तो हाथ खड़े कर दें। शमशेर, सरकारों के पास इंतजाम नहीं है, लेकिन दावे तो हैं, कागजी हवाई वादे तो हैं जी, जुबानी बयानबाजी तो है, आरोप प्रत्यारोप तो है, सियासत के जो समीकरण है उसको बिठाने के लिए पुख्ता, एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए पुख्ता जवाब तो है। ये सब कुछ है, चाहे वो कोई सरकारें कोई भी हो। और लेकिन जो चीज होना चाहिए ग्राउंड जीरो पर, जो तमाम श्रमिक आ रहे हैं उनको कैसे, उनको 2 वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम हो, वो नहीं है। उनको कैसे क्वारंटीन सेंटर में रखा जाए, वहां पर कैसी व्यवस्थाएं रखी जाए ताकि 14 दिन वो क्वारंटीन सेंटर में रहें, उसके बाद से अपने घरों में जाएं, ये व्यवस्थाएं नहीं है। कैसे उनको 2 वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम हो क्वारंटीन सेंटर में, ये व्यवस्थाएं नहीं है। जांच किटें नहीं है, जांच नहीं हो पा रही है। अस्पतालों में जो लोग भर्ती हैं उनके तमाम तरह के वीडियोस वायरल होते हैं,
तमाम तरह की वो बातें और दिक्कतें निकल के सामने आती हैं, जिनको सुनकर हैरानी होती है और अपने आप पर भी शर्म आता है कि क्या हम उस देश में रह रहे हैं जहां पर इस तरह के बड़े बड़े दावे, कागजी दावे की जा रहे हैं और जबकि ग्राउंड जीरो की और जो जमीनी हकीकत है कुछ और है। अगर आप ज्यादा बोलते हैं, अगर आप ज्यादा सवाल खड़े करते हैं तो आप पर सवाल खड़े कर दिए जाएंगे। ये दावे हैं राजनीतिक दलों के, ये दावे हैं नेताओं के, ये दावे हैं सरकारों के। जबकि मेरे बात से अंजनी पांडे जी जो कि बिहार को कवर करते हैं वो इत्तेफाक रखेंगे। ग्राउंड जीरो पे तमाम इतनी दिक्कतें हैं शमशेर कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। मतलब बिल्कुल जो लोग हैं वो परेशान हैं, जो बाहर से आए किसी तरह से वो घर तो पहुंच गए, मौत तमाम कई बार ऐसे वाकये हुए कि बेचारे मौत के मुंह से किसी तरह से लटकते झटकते गाड़ियों पर बैठे हुए ट्रकों के सहारे वो अपने घरों को पहुंच गए। लेकिन जब घर के पास आए, जब उनको क्वारंटीन सेंटर में रखा गया तो वहाँ कोई इंतजाम नहीं, न कोई जानने वाला है, न कोई पहचानने वाला है, न कोई पूछने वाला है। दावे बड़े बड़े, अगर वो घर चला गया तो और बड़ा आफत आ जाएगी। तो जो इंतजाम होने चाहिए थे, अभी जो सबसे बड़ी समस्या शमशेर वो ये सबके सामने ये है कि जो बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में बाहर से जो श्रमिक हैं वो वापस लौटे हैं अपने घरों, अपने शहरों, अपने कस्बों में। यही कंडीशन, कुछ हालात बिहार के भी हैं, लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी समस्या इस वक्त ये है शमशेर जी कि इनके पास 2 वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम कैसे हो। भुखमरी के हालात हैं, जो दावे हैं वो कागजी हैं, कागजी दावों को पहुंचने में, उनको क्रियान्वयन होने में अभी कई दिन लगेगा। लेकिन फिलहाल जो इनके पास था वो 1.5-2 महीने जहाँ पे रह रहे थे वहां पे उन्होंने अपनी जो जमा पूंजी थी वो खर्च कर डाली। इस कंडीशन में, हालात में नहीं है कि उनके पास महीनों और सालों भर का इंतजाम है, दवा है, खाने पीने का इंतजाम है, तमाम चीजें हैं। तमाम लोगों के मैसेज है, हर लोग हर दिन शमशेर हम लोग तमाम लोगों की मदद करते हैं। ऐसे लोग जिनके पास दवा और 2 वक्त की रोजी रोटी का व्यवस्था नहीं है, दूध के पैसे नहीं है, बच्चों का इलाज करा सके वो व्यवस्थाएं नहीं है, अस्पतालों में इलाज हो नहीं रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल बंद पड़े हुए हैं। अमूमन जो कागजी दावे हैं वो बहुत बड़े हैं, उनको आप अगर सुने शमशेर तो दिल खुश हो जाएगा। और बिल्कुल, सुनने के लिए तो बहुत कानों को सुहाते हैं दावे, ये बात सही कह रहे हैं आप अमितेश कि कानों को सुहाने के लिए तो बहुत अच्छे, लेकिन हकीकत पर जब उन पर खरा उतरने की बारी आती है तो शायद आदमी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो रही है और होने वाली है। ये आने वाला वक्त में पता चलेगा। और ऊपर से ये जो 45-46 डिग्री तापमान हम देख रहे हैं ना, ये और ज्यादा इन लोगों के लिए मुसीबत का कारण बनेगा। आपने ट्रेनें तो चला दी हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोग जो हैं वो पैदल जा रहे हैं। आपने बसें तो चला दी हैं, लेकिन बसों में जो लोग भरकर जा रहे हैं उन लोगों को रास्ते में पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, 1 महीना 2 महीना दूध पीते बच्चे हैं, वो बच्चे इस गर्मी में कैसे तंग होते होंगे, कैसे चिलचिलाते होंगे, इस चिलचिलाती धूप में कितने परेशान होते होंगे। मैं इस राम सिंह बार से पूछूंगा, राम सिंह बार, हरियाणा भी ऐसे प्रदेशों में आता है जहां गर्मी का प्रकोप जब पड़ता है तो बहुत भयानक होता है। अब लू चल रही है ग्राउंड पर, हालात कैसे गर्मी को लेकर राम सिंह बार? देखिए, बात कर रहा हूँ सोनीपत जिले की, तो सोनीपत जिले में गर्मी का जो पारा है वो काफी चढ़ा हुआ है और करीबन 43 डिग्री तापमान यहाँ पर पहुंचा है। जनजीवन बिल्कुल बेहाल है और वहीं आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात में डॉक्टरों ने भी कहीं ना कहीं लोगों को सावधानी बरतने को कहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ये जो मौसम है, मौसम की जब तब्दीली लेता है, बदलाव होता है, तो उस दौरान गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर देती है। और इस दौर में जहां एक तरफ कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ गर्मी है, प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, सबके लिए कहीं ना कहीं गर्मी एक खतरनाक रूप धारण करती जा रही है। और ऐसे में जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों का यह हमें लोगों से या जो आम जन कोई भी व्यक्ति है या विशेष व्यक्ति है, सभी से यही आग्रह कर रहे हैं कि घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि आने वाले टाइम में जो गर्मी है उसका प्रकोप बढ़ने वाला है। और ऐसे में जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सैनिटाइजर और मास्क पूरा दिन लगाए रहते हैं, उनको भी अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं होने का खतरा डॉक्टर ने जताया है, क्योंकि डिहाइड्रेशन और अन्य बीमारियां होने के खतरे भी कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। एक तरफ जहां बात करें गर्मी के कारण तो लोग बेहाल हैं ही, साथ में कोरोना का जो डर लोगों को सता रहा है, इसकी वजह से कई लोग ज्यादा से ज्यादा मास्क यूज कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों का कहना यही है कि अगर ज्यादा सैनिटाइजर और ज्यादा मास्क पूरा दिन आप प्रयोग करते हैं तो वो भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जी अच्छा राम सिंह बार, एक और आपसे बात पूछूंगा मैं, जो पलायन करने वालों का सिलसिला है वो किस तरह से कुछ कम हुआ है पहले से,
या पैदल जाने वाले लोग अभी भी कहीं ना कहीं सड़कों पर नजर आ जाते हैं, ऐसा दिखता है क्या? क्योंकि देखिए गर्मी बढ़ रही है, तो ऐसे बढ़ती गर्मी में लोग भी कुछ एहतियात बरतते होंगे, उनको भी डर है कि निकलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, गर्मी है, लेकिन उसके बाद भी उनकी मजबूरी है वहां से निकलना, वहां से जाना। तो ऐसी चीजें धरातल पर, ग्राउंड पर आप देख पा रहे हैं कुछ लोग ऐसे जो अभी भी पैदल जा रहे हैं? देखिए शमशेर जी, इस प्रकार के जो लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, उनके लिए प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम और दावे अक्सर किए जाते हैं, और लेकिन जब उनके हक की बात आती है, उनके घर लौट जाने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं ये दावे खोखले नजर आते हैं। हालांकि अगर सोनीपत जिले की बात करें तो लगभग जो प्रवासी मजदूर हैं वो भेजे जा रहे हैं, लगातार यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन अन्य जो राज्यों से हैं, अन्य जो जगह से हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं, गोहाना से होकर पहुंचते हैं, सोनीपत होते हुए दिल्ली की तरफ पलायन करते हैं और फिर बिहार की तरफ हो जाते हैं। तो इस प्रकार के मजदूरों की संख्या पहले की बजाय कम जरूर हो गई है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये कह सकते हैं हम कि अभी भी लोग जो है पैदल चल रहे हैं, इतनी तेज धूप में, इतनी गर्मी में पैदल चल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में उठाए हुए माएं जा रही होंगी, सर पर बोझ लाकर परिवार का मुखिया चल रहा है, महिलाएं चल रही हैं, 5-5, 10-10, 20 की टोली में लोग अभी भी जा रहे हैं। ये और ज्यादा खतरनाक हो सकता है हमारे आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि जिस तरह से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है वो बहुत ज्यादा भयानक है। चलिए, आप तीनों ने इस पूरे प्रक्रम को लेकर अपडेट दिया, हमारे दर्शकों तक बात पहुंचाई कि किस तरह से धरातल परिस्थिति है और सरकारों की तरफ से क्या काम किए जा रहे हैं, वो कितनी गंभीर हैं कि नहीं है, और क्या उनको करना चाहिए। अगर वो सही समय पर काम नहीं करते तो कोरोना तो मारेगा मारेगा, ऊपर से ये धूप, ये गर्मी, ये लू के थपेड़े भी इन लोगों के लिए जान का सांसद बनकर उभरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मितेश, अंजनी, बहुत बहुत आभार आपका, और इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए राम सिंह, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम तीनों का बहुत बहुत आभार। धरातल पर क्या हालात हैं हमने आपको बताए। इस गर्मी के मौसम में स्थिति और ज्यादा नाजुक होने वाली है। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे आगे, ये नौतपा चल रहा है, 9 दिन तक कहते हैं कि इन दिनों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। हालांकि बीच में थोड़ा बहुत असर हो सकता है, मौसम बदल सकता है, करवट ले सकता है, लेकिन इस दौरान गर्मी के चलते, लू के चलते लोगों की हालत खराब है। सरकारों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जहां जहां जिस पार्टी की सरकार, हम किसी एक पार्टी को, किसी एक सरकार को दोष नहीं दे रहे, सभी राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन इन दावों की पोल तब खुल जाती है जब 45 डिग्री, 46 डिग्री तापमान पर भी भरी दोपहरी में मासूम बच्चों को गोद में उठाए उंगली पकड़े हुए माँ बाप अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। खबर फास्ट आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए एक ऐसे डॉक्टर्स का पैनल आपके लिए लेकर आया है, ताकि अगर ऐसी स्थितियां बन जाएं, आपका कोई रखवाला ना हो और आप खुद ही अपने आप को संभालें, अपने परिवार को संभालें, तो आप लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो तमाम बातें आज हम करने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए भी जो पलायन कर रहे हैं, अगर उन तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है, तो दूसरा ये उन लोगों के लिए जो घरों में है और ऐसी गर्मी के मौसम में अपने काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, तो क्या क्या वो लोग कर सकते हैं और क्या उनको नहीं करना चाहिए। इन तमाम बातों को लेकर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अमरजीत सिंह मान हैं, जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। उनसे हम ये जानेंगे कि इस मौसम में क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, और होम्योपैथी किस तरह से इसमें कारगर हो सकती है पलायन करने वाले लोग उनके लिए भी, और घरों में रहने वाले लोग जो काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत आपका खबर फास्ट में। जी सर। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि जी, जब भी बाहर जाएं गर्मी में, उस समय हर पर्सन के पास पानी होना चाहिए उसकी बोतल में, और उसमें नींबू पानी होना चाहिए। सबसे जरूरी बात है कि गरीब है, बेशक मजदूर है, कैसे भी है, वो पानी की बोतल साथ में रखे, और पानी की बोतल नींबू पानी हो, कहीं बाहर से वो परचेज ना करे, कोई कोल्ड ड्रिंक ना लें, नींबू पानी साथ में रखें। और जो मास्क है वो हर 5 मिनट के आप बाद उसको चेंज उतार के फ्रेश एयर लेता रहे। ये बहुत जरूरी है कि डिस्टेंसिंग रख लें, यानी मास्क बार बार उतार के। डॉक्टर साहब, मास्क जो लगा के रखते हैं हम, उसको 5 मिनट बाद उतारें, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए जो ताजा हवा बह रही है वो एक बार अंदर ले लें। अच्छा, ये मास्क अगर हम नहीं हटाते तो क्या दिक्कत हो सकती है लोगों को? अच्छा सर, उसकी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइपोक्सिया कहते हैं उनको। इवन बेहोशी में भी जा सकते हैं उस समय, अगर वो ऐसे नहीं करेंगे तो जी। और कोशिश करें कि जो भी उनके पास टॉवल वगैरह है, कोई परना है, उसको भी वो गीला करता रहे, गीला करते रहे बार बार। और मास्क को बहुत जरूरी है उतार के
साइड पे और उसको फ्रेश एयर लेते रहें और डिस्टेंसिंग रखते रहें। जी ठीक है। डॉक्टर साहब आपके पास भी आऊंगा, हमारे साथ डॉक्टर सीपी गुप्ता भी जुड़ गए जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, उनसे भी हम राय लेंगे। हमारा मकसद ये है कि लोगों तक वो चीजें पहुंचाई जाए जो इस वक्त उनको जरूरी है। कोरोना को लेकर तो बात हो रही है, तमाम बातें होती, तमाम दावे होते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया सरकारों की तरफ से, लेकिन अगर हम उनकी तरफ से बहुत ज्यादा उम्मीद ना लगाएं, अगर अपने तरीके से, जैसे हम कोरोना से खुद भी निपट रहे हैं, पहले तो कहा जा रहा था कि हमने बहुत सी ऐसी चीजें इजाद कर ली है, वेंटिलेटर हमारे पास आ गए, अस्पताल हमारे पास है, हमने ये कर दिया है वो कर दिया है, डॉक्टर्स पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। देखिए एक लिमिट होती है, चाहे डॉक्टर हो चाहे पुलिसकर्मी हो, उनकी संख्या सीमित है, वो कितना ज्यादा कर पाएंगे किसी व्यक्ति के लिए। अब हमें अपने तरीके से घरों में सेल्फ आइसोलेशन, अपने आप को आइसोलेट करना है, क्वारंटीन करना है, सब हमें करना है, तो फिर क्यों नहीं हम गर्मी से भी खुद अपने आप की रक्षा कर सकें। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। गुप्ता जी नमस्ते सर। जी सर नमस्कार। गुप्ता जी आज बात चर्चा ये हो रही है कि गर्मी के इस मौसम में जो लोग जा रहे हैं घर, रोक नहीं सकते क्योंकि मजबूरी उनकी भी है, और जो लोग घर में हैं मजबूरी में घर से बाहर निकलेंगे, तापमान बहुत ज्यादा है, और ऐसे में लगातार 2-2.5 महीने घर में रहने के बाद अचानक से कोई व्यक्ति बाहर निकलेगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा अंतर होने वाला है। वो लू के थपेड़ों में इस गर्मी में आकर के बेहोशी की अवस्था में भी जा सकता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे डॉक्टर साहब? इसमें जो हीट स्ट्रोक है, एक्चुअली हीट स्ट्रोक ये जो है ना इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो हमारे शरीर में सोडियम पोटेशियम जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो उनमें इम्बैलेंस हो जाता है बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में पानी तो हमारा उड़ता ही है, इसके संग में सॉल्ट भी हमारा उड़ता है, पसीने में नमकीन होता है तो उड़ता है। होता क्या है कि हम लोग पानी तो पी लेते हैं तो और सॉल्ट नहीं लेते, तो सॉल्ट की और ज्यादा कमी हो जाती है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। मेरा सभी जनता से ये आग्रह है कि जब भी आप बाहर निकलें ऐसे मौसम में, तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपना पानी पी के निकलें। दूसरी चीज, कुछ नमक की डेली मुंह में डाल करके चलें, बहुत दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, कि नमक और चीनी का घोल भी अपना अपना लेते रहे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जैसे मैंने बताया कि पसीने में न केवल पानी उड़ता है, हमारा सोल्ट का भी नुकसान होता है, तो बहुत ज्यादा हिस्सा निकल जाता है। जी बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त हम लोग जो है ना फुल स्लीव के कॉटन के वो पहने, अपना प्रोटेक्टेड होकर के निकले, तो ये जो है ना हम लू से बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर संजय जाखड़ हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनसे हम सुबह भी बात कर रहे थे, लेकिन चर्चा इस वक्त थोड़ी सी और ज्यादा विस्तृत हो गई है और ज्यादा गंभीर हो गई, इसलिए एक बार फिर से हमने उनको जोड़ा है। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। डॉक्टर जाखड़ जी सुन रहे मुझे आप? सर आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, आप आवाज को थोड़ा दुरुस्त हम करें, उसके बाद फिर लौटेंगे। डॉक्टर अमरजीत जी। हाँ जी सर। घर में रहने वालों के लिए भी, हम बाहर में जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनके लिए भी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि व्यक्ति के पास पानी भी नहीं है, जो लोग सड़क पर जा रहा है, वो चाहे अपने घर से किसी काम के लिए बाहर जा रहा हो या फिर वो व्यक्ति पलायन कर रहा हो अपने परिवार के साथ, पानी की दिक्कत उसके पास हो गई है, न नमक है न नींबू है, कभी कभी ऐसी भी स्थिति हो जाती है क्योंकि इस चीज के बारे में जानकारी नहीं होती कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है, अचानक से लू की चपेट में आ सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, हुआ भी है, वो क्या कर सकते हैं? ऐसा अगर कुछ हो जाए, लू की चपेट में आ जाए तो क्या करे वो, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं। उस समय तो सर ऐसी है कि जो उसके पास है, कोई भी परना है, कोई पगड़ी है, कोई दुपट्टा है, उसको इमीडिएटली गीला करके उसको सिर पे बांध लेना चाहिए। और पानी का तो इंतजाम करना ही पड़ेगा, इमीडिएटली कहीं से भी करना पड़ेगा, पानी को तो उसको पिलाना ही पड़ेगा। और साथ में उसके जो चीनी की बजाय शक्कर हो, नमक हो, और हमारी तो एक मेडिसिन है सनस्ट्रोक में इतना काम करती है, ग्लो9 उसका नाम है, वो तो पर बात तो वहां जब सड़क पे वो जा रहा है, तो इसके लिए तो जैसे आपका चैनल अब कर रहा है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि भैया आप पानी अपना साथ में रखें और उसमें नमक भी हो, नींबू भी हो और शक्कर भी हो।
इन तीनों चीजों को होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर संजय बहुत जाखड़ जी जरूरी हमारे है साथ सर। जुड़ गए हैं। आप जैसे अवेयरनेस कर रहे हैं जी। कि ऐसे ही न्यूज़पेपर में भी आना चाहिए। जी बिल्कुल। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार सर। सर नमस्कार। डॉक्टर साहब सुबह भी हम बात कर रहे थे और आज अभी इस वक्त हमारे साथ आयुर्वेद भी है, हमारे पास होम्योपैथी के डॉक्टर भी हैं, एलोपैथी के, तीनों डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ पैनल में हैं और हमारी लगातार ये कोशिश है कि ऐसे लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए जो लोग मजबूरी में घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं, वो अपने आप को कैसे इससे बचा कर रखें। तो ऐसे मौसम में पारा 45, 46, 47 डिग्री हो रहा है, लोगों के लिए घर से निकलना मजबूरी है, काम के लिए भी निकल रहे हैं, क्या एहतियात बरतें? प्राथमिक चीजें क्या होनी चाहिए जो अपने पास सुरक्षित रखें? पानी को लेकर बात हो रही है, नींबू को लेकर बात हो रही है, आयुर्वेद क्या कहता है? देखिए शमशेर जी, इसमें हमें सिर्फ ध्यान यही रखना है कि अपने आप को हाइड्रेट करना है। जब भी आपका हीट स्ट्रोक आपका जब होता है तो उसमें निर्जलीकरण, जिसको हम हिंदी भाषा में कहते हैं जी। तो शरीर में जो पानी की जो कमी जो होगी तो उसमें आपकी परेशानियां बढ़ती हैं। और जब टेम्परेचर आपका 104 और 104 से ज्यादा अगर आएगा तो वो कैटेगराइज करेंगे उसको हीट स्ट्रोक के अंदर। इसके अलावा हमें देखना सिर्फ ये है कि हम ऐसी क्या चीजें हैं जिनसे हम इसको बचाव कर पाए। अपना जब भी हमें घर से बाहर निकलना है तो जितने भी जो ओढ़ने के लिए अंगोछा या जो हमारे पास जो रहती हैं चीजें, उनको हम गीला करके अपने सिर के ऊपर रखें, जिससे कि डायरेक्ट जो सन रेज जो आ रही हैं उनसे हम बच पाएं। और दूसरा, टाइम टू टाइम हमें चीजों को लेते रहना चाहिए, लिक्विड को लेते रहना चाहिए। नींबू पानी है वो हम ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, मैं थोड़ा सा ऐसी चीजें आपको बताऊंगा आयुर्वेद से रिलेटेड जो बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे हर घर में बनती थी, लेकिन हमने मॉडर्नाइजेशन के नाम के ऊपर और खास तौर से जितना ये जो कल्चर ये स्विगी का और आपका जो घरों में जो आपके जो जितने भी कंपनीज जो है आपका भोजन जो पहुंचाती हैं, उसमें हमने इन चीजों को छोड़ दिया। ये देखिए, अनियन, प्याज बेस्ट होता है आपके गर्मी से बचाव करने के लिए। और हमारे जितने भी बुजुर्ग और बड़े जो लोग थे, चटनी का इस्तेमाल करते थे जिसमें प्याज, पुदीना, लहसुन और आपका इसमें धनिया, ये जो मिक्स करके जो चीजें की जाती थी, तो ये आपको कहीं ना कहीं हीट स्ट्रोक से बचने के लिए, ये साइंटिफिक बातें हैं, इलॉजिकल कोई बात नहीं है, जो कि प्रूफ ऑलरेडी है और हम उसको साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हैं। लोग घर से बाहर जब घर से बाहर निकलते थे तो अपने साथ प्याज लेकर चलते थे, ऐसी स्थितियों में भी ये हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, आयुर्वेद की ना एक बहुत महत्वपूर्ण एक मैं श्लोक साझा करना चाहूंगा आपसे और आपके दर्शकों से। और उसमें एक चीज कही गई है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम है। इसका मतलब ये है कि स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करना और विकार अगर होता है तब उसका इलाज करना। तो हम अपने शरीर का इतना डिफेंस मैकेनिज्म को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि जिससे कि अगर हमें बाहर जाके काम भी करना पड़े तब भी उसके ऊपर नुकसान ना पहुंच पाए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कि अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि जैसे कच्ची अम्बी जो होती है उसका मट्ठा तैयार किया जाता था, उसकी सब्जी तैयार की जाती थी और उसका चटनी बनाई जाती थी, वो एक बेहतरीन विकल्प है अपने आप को बचाने के लिए। तीसरा, नारियल पानी। आज के दिन पहले परेशानियां आती थी क्योंकि सारा साउथ में होता था, अपने नॉर्थ इंडिया में नारियल पानी नहीं होता था, लेकिन आज आप देखें 1 किलोमीटर के ऊपर आपको नारियल पानी मिलेगा। दिस इज द बेस्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक इसको हम कहते हैं, जिसमें कि सारे इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस जो होता है आपके शरीर से, पानी जो आपका शरीर से पसीना जो निकल रहा है उसमें आपका सोडियम क्लोराइड वगैरह जो भी आपका बाहर निकल रहा है, तो उसको अगर इंस्टेंट आपको अगर पूरा करना है तो नारियल पानी से बेहतरीन कोई विकल्प नहीं हो सकता। तो नारियल पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान हमें ये रखना है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के ऊपर जो ये कोल्ड ड्रिंक वाला जो सिस्टम जो चला हुआ है, जिसमें कि एक केन के अंदर इतना मिठास है कि आप 1 महीने का आप उसे एक केन में ले रहे हैं, तो उन चीजों से हमें बचना चाहिए। वो एक बार आपको लगेगा कि मेरी प्यास मिट गई है, लेकिन उसके बाद जो आपका दोबारा से प्यास जो पैदा होती है उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम अगर इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो अपने आपको भी बचा सकते हैं और दूसरों को अवेयर करेंगे तो नेचुरली उनको भी हम बचा सकते हैं। बिल्कुल, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और अच्छा, ये जो मौसम है ये किस तरह से करवट ले रहा है, आने वाले दिनों में और क्या क्या इसमें बदलाव आ सकते हैं, इसको लेकर भी हमने लक्ष्मण सिंह राठौर हैं जो पूर्व डीजी हैं मौसम विभाग से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लक्ष्मण सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद शमशेर जी। सर, ये जो मौसम परिवर्तित हो रहा है इसमें लगातार बदलाव हम देख रहे हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूं, ये जो मौसम बदल रहा है इससे कितने दिनों तक लोगों को जूझना पड़ सकता है
और ज्यादा गंभीर परिस्थितियां कितने दिनों तक बनी रह सकती हैं आने वाले कुछ दिनों में? शमशेर जी, अभी चूंकि मई का आखिरी सप्ताह है और इस सप्ताह के मौसम की एक खासियत ये होती है कि उत्तर पश्चिमी भारत में कम वायुदाब का क्षेत्र बनना आवश्यक होता है, जो मानसून के शुरू होने के, उसके उद्गम होने के लिए बहुत सहायक होता है। यानी कि गर्मी पड़ना अभी आवश्यक है और गर्मी पड़ रही है। बिल्कुल। और ये गर्मी अभी मुझे जो दिख पड़ रहा है कि इस मई के अंत तक ये गर्मी उत्तर भारत में बरकरार रहेगी। 31 मई के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, वो स्थितियों में कुछ परिवर्तन करेगा, लेकिन तब तक जो आपका वायुदाब का ग्रेडियंट है केरल तट से लेकर के राजस्थान तक, वो स्थापित हो चुका होगा। तो ये मौसम के लिए वैसे एक बहुत प्रभावकारी कारक सिद्ध होगा। और दूसरा, जो जानकारी अभी आपने ग्रीष्म के ताप से बचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, और उस पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि शरीर के जल संतुलन के साथ में मिनरल संतुलन की भी बात आपने की, लेकिन एक खास बात की गर्मी के सीधे परोक्ष प्रभाव में जब भी आए तो सर और शरीर जितना ढक के रखें, यानी आपका पहनावा जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीन्स अथवा टाइट वस्त्र पहन करके और लेबर का काम, श्रम का काम नहीं करे तो बेहतर होगा। और ये जो परिस्थितियां हैं, अभी एक जो दूसरी महामारी कोरोना चल रही है, उसके संदर्भ में अगर मैं इस बात को कहना चाहूँ, वो दो बात है कि कोरोना का जो विस्तारण होता है उसमें भी मौसम का एक मोल होता है, क्योंकि कोरोना का विस्तारण या संक्रमण जिसे हम कहते हैं वो ड्रॉपलेट के माध्यम से होता है, खांसने या छींकने से जो ड्रॉपलेट होती है। अब ये ड्रॉपलेट के जो बहाव है, यानी वो भूमि पर गिरकर नष्ट होने तक हवा के साथ ड्रिफ्ट हो सकती है। चूंकि तापमान अधिक है तो इन ड्रॉपलेट के बहुत लंबे समय तक सक्रिय रहने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही साथ जो आउटडोर है, जहाँ हैंडल के नॉब है, मेन गेट के दरवाजे हैं, कार के दरवाजे वगैरह वगैरह, क्योंकि तापमान बहुत अधिक है तो दिन के समय में ये लगभग स्टेराइल हो जाता है। लेकिन फिर भी हमको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे थोड़ा खतरा फैलने का कम होता है। बिल्कुल, कोरोना से कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत जो है इसमें मदद मिलेगी मौसम से, ये सही बात आपने कही है। अब एक चीज आपसे पूछूंगा, जिस तरह से मौसम में बदलाव आ रहे हैं, पहले जैसे मौसम देखते थे, आज हम परिवर्तन देखते हैं, पिछले 15-20 सालों में बहुत कुछ बदला है। तो इसमें ये बदलाव के जो कारण आपको दिखते हैं वो क्या नजर आते हैं? जिस तरह से कभी देखते बारिश हो जाती है, तूफान का आना, ओलावृष्टि हो जाना, और ऐसे गर्मी के मौसम में भी इस तरह के मौसम में बदलाव आना, ये क्या संकेत दे रहे हैं आपके हिसाब से? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है। ये जो बदलाव हो रहे हैं ये बिल्कुल इंगित करते हैं जलवायु परिवर्तन को, और उसका परोक्ष संबंध जो है वो प्रदूषण से है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन से है, जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ उससे है। तो चूंकि आपका न केवल एटमॉस्फेयर बल्कि समुद्र और भूमि की सतह, ये सभी के सभी सामान्य से अधिक गर्म हो चुके हैं। आप देखें तो वायुमंडल 1 डिग्री गर्म हो चुका है, समुद्र की ऊपरी सतह भी इतनी या इससे कहीं अधिक गर्म हो चुकी है। तो और वो जो है वायुमंडल को प्रभावित करती है। और ये जो पूरा वायुमंडल का जो चक्रीय वायु संचरण और जल संचरण समुद्र में होता है, ये सब तापमान के कारण होता है। तो उसके चलते जो अतिवृष्टि की घटनाएं हैं वो बढ़ी है, और मैं समझता हूँ अगर इस पर हमने अभी और रोक नहीं लगाई तो भविष्य में भी अधिक बढ़ने की ही संभावना है। क्योंकि जो कोरोना ने कुछ हालात बदले हैं क्या डॉक्टर साहब? कोरोना ने कुछ हालात बदले हैं क्या? जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है, कुछ हमने देखा कि वायुमंडल शुद्ध हो गया है, नदियों का पानी साफ हो गया है, तो इसने कुछ परिस्थितियां बदली है। हालांकि ये काल तो जरूर है, लेकिन इसने कुछ अच्छा भी किया है दुनिया के लिए। शमशेर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन ये बहुत ही तात्कालिक है, बहुत ही ट्रांजिएंट फिनोमिना है। जैसे ही आप गतिविधियां वापस शुरू करेंगे
आप वही वापस सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। तो लेकिन हमें इससे सीख लेना है कि ये संभव है और क्या क्या कारक अब पहले लोग मानते नहीं थे, लेकिन अब ये प्रूफ हो गया है कि ये इसके कारण हो रहा था और इसको सुधारना संभव है अगर हम नियोजित तरीके से हमारा प्रकल्प हमारे दैनंदिन कार्य करें तो। अब उसके लिए जो 3-4 बड़े कारक है, जिसमें कि आपका जो प्रदूषण होता है वो ऊर्जा से उसका परोक्ष संबंध होता है। और अभी भी हम जितनी ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं वो चाहे कोयला हो या पेट्रोल डीजल यानी कार्बन बेस्ड ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, और जितना आप कार्बन बेस्ड ऊर्जा का प्रयोग करते रहेंगे ये समस्या वैसे ही चलती रहेगी। इसीलिए जो 2015 में पेरिस सम्मेलन हुआ था उसमें सभी देशों ने मिलकर के ये निर्णय लिया था कि हमें जो प्राकृतिक संसाधन है ऊर्जा उत्पादन करने के, जिसमें कि सौर्य, वायु और जल के माध्यम से, उस पर अधिक जोर देना है। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी है कि भारत ने जो 2030 के लिए टारगेट लक्ष्य तय किए थे वो अभी से ही उन्होंने लक्षित कर लिए हैं। तो ये सभी देशों को मिलकर के करना होगा। 1, 2, 5, 7 देश करें और बाकी नहीं करें तो ये बात सुधरने वाली नहीं। बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे मेरा छोटा सा ये कि हमें अंदाजन कितने दिनों तक गर्मी से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन? कितना वक्त ऐसा जिस पर बहुत ज्यादा हमें गौर करने की जरूरत है? देखिए, फिलहाल तो ये जो दौर है ये 31 मई को एक बार थोड़ा सा उत्तर भारत में राहत मिलेगी, और लेकिन उसके बाद में उमस और गर्मी का दौर शुरू होगा तो वहां पर भी अलग सावधानियां रखने की आवश्यकता है। तो इसलिए जब तक मानसून का ऑनसेट नहीं हो जाए, और चूंकि अभी हाल ही में अम्पन नाम का जो चक्रवात आया था उसके चलते समुद्र थोड़ा ठंडा हो गया है, और जैसा मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान दिया है कि थोड़ी सी देरी हो सकती है, तो जब तक मानसून ऑनसेट नहीं होगा तब तक सावधानियां तो बरतनी है, क्योंकि आपकी इस गर्मी के चलते आपका जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाता है। तो आप जो कोरोना का जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ने की संभावना है वो थोड़ी प्रबल हो जाती है। तो इसलिए कोरोना से तो बचाव करना ही है, आपको गर्मी से भी बचाव करना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण सिंह राठौड़ जी, पूर्व डीजी मौसम विभाग, जो हमें मौसम के बारे में जानकारी दे रहे थे और किस तरह से ये बदल रहा है और आगे कितने दिनों तक ये रह सकता है। गुप्ता साहब, जिस तरह से हम लक्ष्मण सिंह जी को सुन रहे थे, कोरोना की जैसे उन्होंने बात की कि जो आउटडोर की बात करें, ड्रॉपलेट्स हमारे जो जमीन पर गिरते हैं वो कहीं ना कहीं लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं गर्मी में, लेकिन इम्यून सिस्टम जो हमारा कमजोर हो जाता है। तो ऐसे में जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, खासकर मैं पलायन करने वालों की बात इसलिए कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा रिस्क उन्हीं लोगों के लिए है, तो वो क्या कर सकते हैं? उनको ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हम उनको बताएं, उन तक बात पहुंचे, तो वो क्या कर सकते हैं ऐसे मौसम में? उनके लिए मैं ये राय दूंगा कि एक छोटा सा अगर वो कर सकते हैं कि 1 लीटर पानी में 4 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिला के वो अपने पास कर जी। और ये घोल जो है ना, ये एक ग्रामीण इलाकों में ORSL का काम करेगा। ORS ये जो डिहाइड्रेशन को रोकेगा और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मेंटेन रखेगा। तो जो डिहाइड्रेशन का जो ट्रीटमेंट है, और पहले तो इसका प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन पे तो आपने चर्चा करी कि उसमें हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, पूरा जो है से चलना चाहिए, ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। अब अगर मान लो डिहाइड्रेशन और रोकना है तो हमको पहले से ही अपने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को संभाल कर रखना है। नमक का विशेष ध्यान, मैं बार बार इस चीज पे इसलिए कह रहा हूँ। नमक को लेकर भी कई बार सवाल खड़े होते हैं। नमक कौन सा है? ये जो हम दुकानों से खरीदते हैं पैकेट बंद, या फिर कोई भी नमक हमारे पास हो? कोई सारी नमक हो, सोडियम क्लोराइड होगा, क्योंकि उसमें हाइपोनेट्रीमिया बहुत होता है, हाइपोप्रोटीनिया भी होता है। अगर उल्टी और दस्त होगी तो उस स्थिति में हाइपोप्रोटीनिया भी होगा, लेकिन हाइपोनेट्रीमिया इसमें इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि पानी हम पी लेते हैं तो जितना जो हमारे पास सोडियम है हमारे शरीर में वो और कम हो जाता है, डाइल्यूटेड हो जाता है जी। तो पहले से ही कम है और ज्यादा हो गया। तो नमक बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो हीट स्ट्रोक होता है वो उसमें बाद में
लिथार्जी मतलब कमजोरी आने लगती है और उल्टी और दस्त भी होते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन एक प्रॉपर टेम्परेचर पे ही काम करती है। ज्यादा ऊंचा टेम्परेचर होगा या बहुत नीचा टेम्परेचर होगा तो हमारे जो इंटेस्टाइन है या जो हमारे और बॉडी ऑर्गन्स हैं वो काम करना अपना कम कर देती हैं, वो अफेक्टेड होते हैं। दैट्स व्हाई ये बहुत जरूरी है कि हम अपने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रखें। और डिहाइड्रेशन आजकल का जो समय जो आपने ये टॉपिक दिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है समझने की, कि पानी और इलेक्ट्रोलाइट दो चीजों को आप मेंटेन कर लीजिए। अच्छा, अगर मान लो डिहाइड्रेशन हो भी गया तो भी इसी पे हमारा इलाज चलता है। हम IV फ्लूइड देते हैं इंट्रावीनस, तो मरीज जो है उस दौरान तक इतना फ्लूइड नहीं दे सकता जितना कि उसको आवश्यकता है जी। और वो जो IV फ्लूइड है वो हमारे कई तरीके का होता है, जैसे 5% DNS है, प्लेन नॉर्मल सेलाइन है, आइसोलाइट है, आइसोलाइट P है। तो उस तरीके के हमारे कंस्टिट्यूएंट्स बने हुए हैं, हमारे IV फ्लूइड बने हुए हैं, उनके मुताबिक इलेक्ट्रोलाइट जो है करेक्ट करते हैं। इट इज द अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और दिमाग में आता है कि अक्सर हम देखते हैं कि बेहोशी की हालत में आ जाता है मरीज और उसके आसपास कोई नहीं होता है। देखिए सामान्य स्थिति में है, गर्मी लग गई है तो कहीं ना कहीं पानी ढूंढ लेगा, वो पी भी लेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अक्सर हम देखते हैं कि गर्मी में चक्कर आके गिर जाते हैं, बेहोशी की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, उनके आसपास कोई नहीं होता है। तो ऐसे हालात में क्या क्या करें, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो बाकी जिसकी नजर पड़ेगी वही तो मदद करेगा उन लोगों की। हाँ, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि डिहाइड्रेशन है उसको, हाइपोनेट्रीमिया है, वो बेहोश हो गया। ये एक नॉर्मल चीज है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, वो आदमी पड़ा हुआ है। तो इसमें तो सिवाय इसके कि हमको पानी हाइड्रेट करना है उस पेशेंट को, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि उसको पानी पिलाना पड़े। मान लो ऐसे आदमी को, तो शुरू में कितना पानी पिलाएं? देखते हैं कि अक्सर हम किसी प्यासे आदमी को थोड़ा सा उसको होश आता है तो बहुत सारा पानी पिला देते हैं। अंदाजन शुरू में कितना पानी पिलाएं उनको, उसको ठीक अवस्था में लाने के लिए? उसको जो बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट अपने आप करेगी, उसको अगर मान लो पानी की अगर आवश्यकता है, मान लो 1 गिलास 1.5 गिलास आप पानी दे सकते हैं, लेकिन वो उसी करेगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। और दूसरी चीज ये है कि जैसे आपने बताया बेहोश है, तो उस आदमी को लेते लेते कभी पानी नहीं मिला, उसको हमेशा थोड़ा ऊंचा करके और उसको कोशिश करो कि वो अपने आप पी ले। बेहोशी की हालत में आदमी को कुछ भी नहीं देना चाहिए, उसको खाना पीना दवाई वगैरह कुछ नहीं देनी चाहिए। अगर वो तो थोड़ा ऊंचा करके दो। होश में लाने के लिए क्या करें? ऐसे आदमी को होश में लाने के लिए क्या कोशिश की जानी चाहिए? होश में बिना हाइड्रेशन के नहीं आ सकता वो जी। तो वो तो आप बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है पेशेंट, और उसके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि IV फ्लूइड लगे, और जैसे इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया वो लगे, और उसका रिससिटेशन हो, उसका ब्लड प्रेशर देखा जाए, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर भी फॉल होता है और इसमें शॉक में भी जाता है। तो वो तो ट्रीटमेंट आउटसाइड द हॉस्पिटल विदाउट द एड ऑफ बहुत तुरंत उपचार की ऐसे व्यक्ति को जरूरत होती है, जैसे आप मानते हैं। ठीक है मान साहब, होम्योपैथी की जैसे हम बात करें, होम्योपैथी में भी कई ऐसे नुस्खे हैं, ताकि ऐसी आपात स्थिति में तो जरूरी है कि कोई ना कोई नुस्खा किसी के कहीं पर भी काम आ जाए और ऐसे हालात बन जाए कि आदमी के पास पानी भी नहीं है, रास्ते में जा रहा है, बेहोशी होने की हालत में है, उसके ऊपर गर्मी, दिमाग पे गर्मी चढ़ने लगी है, तो उसको क्या सुझाव देंगे आप, क्या बताएंगे अपने हिसाब से? होम्योपैथी में तो सर है मेडिसिन, ग्लोनाइन बोलते हैं उसको, GLONINE, थानस रोग के लिए बेस्ट मेडिसिन है। लेकिन अगर दवा भी साथ में ना हो, मान साहब, अगर दवा भी साथ में ना हो तो होम्योपैथिक प्राथमिक उपचार क्या बताता है? होम्योपैथी क्या कहता है कि ऐसा करो आप? हाँ सर, होम्योपैथी मैं बता रहा हूँ ना कि ग्लोनाइन अगर मेडिसिन कहीं हो उसके पास हो। मैं ये पूछ रहा, अगर वो भी नहीं है आसपास, तो वो क्या करे ऐसी हालत में? क्या करे दूसरे व्यक्ति क्या करे? सर एक तो है कि इमीडिएटली उसकी जो ब्लड सप्लाई उसको ब्रेन को जानी चाहिए। उसको ऐसे करें कि सिर नीचे के हो और जो पैर उठा दें उसको ऊपर को, उसकी पोजीशन है जो लेटने की, तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई जा सकती हो। एक ऐसे भी कर सकते हैं कि सर जैसे वातावरण है तो कोई कंटिन्यूसली मूव करती रहे, वाटर वैन्स वगैरह पानी की मेन रोड पे, हाईवे पे, ऐसे भी सरकार को कर देना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में हर 45-50 किलोमीटर में एक पानी की वैन घूमती रहे, और हो सके तो ग्लूकोज वो अपने साथ रखें, उनको जो ले सकते हैं
जिंदगी से ऊपर तो कुछ नहीं है सर। ग्लूकोज की 100 ग्राम की वो साथ में पैकिंग रख सकते हैं, जो उनके पास हो, कभी कहीं जरूरत पड़ती हो। और तो फिर इमीडिएटली उसको पानी तो देना ही पड़ेगा। जी जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर जाखड़, जैसे हम दिन में बात कर रहे थे, आपने भी एक सुझाव दिया, जैसे अभी डॉक्टर मान साहब ने भी यही बताया, आप भी सुबह बात कर रहे थे कि पैरों को उसको ऊपर कर दें ताकि उसके दिमाग में जो ब्लड की सप्लाई बंद हो गई है वो कहीं ना कहीं वहां तक पहुंच पाए उसकी वेन में। तो ये सुझाव है, वाकई में कारगर ऐसा सुझाव हो सकता है, और आदमी के पास कुछ भी विकल्प ना हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन और भी कई ऐसी चीजें हम दिन में बातचीत कर रहे थे, सुझाए थे आपने। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप ये बता दें कि कोरोना के इस दौर में लोग कोरोना से भी बच जाए, धूप से भी बच जाएं, और कहीं ना कहीं जहां उनको पहुंचना है, जो काम करना, वो आसानी से कर पाएं। कई सारे सवाल हो गए शमशेर जी आपके जी। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपके पास बात है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेंगे चीजें। अगर कंडीशन वाइटल्स देखने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर वाइटल्स इतना ज्यादा डिहाइड्रेटेड अगर है कि जिसमें कि उसकी कुछ पहचान है, जो कि एक कॉमन मैन जो है वो चेक कर सकता है, जैसे उसका मुंह में जीभ जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाना, होठ बिल्कुल ड्राई हो जाना, अगर बोलने की भी अगर कोशिश है या आप अगर चेक भी कर रहे हो और अगर उसका थोड़ा सा अगर होठ नीचे की तरफ करे तो जीभ चिपकी हुई मिलेगी, इट मीन्स कि वो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड है। पानी की कमी होने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान आएगा उसके मेन वाइटल्स के ऊपर, और मेन वाइटल्स जो हैं वो आपकी किडनी है, आपका हार्ट है, आपके लंग्स हैं, तो लीवर है। तो ऐसे में अगर आपका बहुत ज्यादा देर तक ऐसा विक्टिम जो धूप में है और उसको अगर एड नहीं मिल पाती और अनफॉर्चुनेटली इतना डिहाइड्रेटेड हो जाए कि उसका किडनीज जो है वो काम करना बंद करें, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस में काउंट होगा, और उसमें बगैर इनके हम ऐसी कोई चीज नहीं कर सकते जिसमें कि उसको बचाया जा सके। उसके लिए तो हॉस्पिटलाइज करना ही जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास सीमित संसाधन है तो एक चीज हम जरूर कर सकते हैं कि इमीडिएटली उसके ऊपर जितना हाइड्रोथेरेपी एक शब्द होता है, इमीडिएटली उसके ऊपर जितना हम पानी डाल सकते हैं वो आप डालना शुरू करें। अगर क्योंकि वो बेहोश है तो मुंह से हम ज्यादा नहीं दे पा रहे, क्योंकि उसमें समस्या आती है कि अगर हम जबरदस्ती उसके मुंह में अगर डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसको तो कॉन्शियसनेस तो है नहीं ना, तो ऐसे में अगर सांस की नली के अंदर वो पानी सारा चला गया तो आपने एक और नुकसान कर दिया उसका, और उसको दोबारा से रिवाइव करना एक बहुत मुश्किल काम होगा। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि जब तक आपके पास एम्बुलेंस नहीं आती, आपका कोई साधन नहीं होता, तो इमीडिएटली पानी जो है आप उसके शरीर पे डालते रहो। ठंडा अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक बिल्कुल प्रिलिमिनरी सा आपका एक बचाव है जिसमें कि हम कर सकते हैं। दूसरी बात, क्योंकि हमें इम्पोर्टेंट जो उसके ऑर्गन्स को बचाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन आपका ब्रेन और हार्ट है, तो उसके लिए जो प्रोसेस जो है, अगर वो फेंट होके गिर गया, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है या आपका शॉक में गया है, ये सारे डॉक्टर्स का काम है, एम्बुलेंस और हॉस्पिटल का काम है। लेकिन एक लेमैन क्या कर सकता है उसमें, वो सिर्फ यही कर सकता है कि फुट एंड रेज उसका कर दिया जाए, जिससे कि आपके पैरों के अंदर, क्योंकि मस्कुलर पार्ट है वो, आपकी जो आपका थाई जो रीजन जो है वो हाईली मस्कुलर पार्ट है, और उसमें ब्लड जो अमूमन 2.5 साढ़े 3 लीटर के करीब होता है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो फ्लो आपका हार्ट की तरफ जाएगा, थ्रू जो वेन्स जो हैं उनमें हार्ट में गया, और हार्ट की अगर वो पंपिंग अगर चल रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही वो सारा का सारा जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो उससे ब्रेन में जाएगा। अमूमन क्या होता है कि जब अगर बहुत देर हो जाती है और आपका दिमाग में अगर आपकी ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंच पाती, तो ऐसे में ब्रेन डेड की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और ब्रेन सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो कि 3 मिनट के बाद अगर वो डेड हो जाते हैं तो 3 से 4 मिनट के बाद उसको रिवाइव करना एक बहुत ही मुश्किल है, जो अभी एविडेंस ऐसे नहीं है कि जिसमें कि हम उनको रिवाइव कर पाए। तो ऐसे में हमारे पास जो ये जो सीमित जो संसाधन है उसमें हमने उसको फुट एंड रेज कर दिया, और जिसके तहत आपका दिल और दिमाग की तरफ अगर ब्लड जाता रहे तो उसमें बचने की उसकी संभावना रहती है। इन द मेन टाइम आप एम्बुलेंस को कॉल करें और उसको एज अर्ली एज पॉसिबल हॉस्पिटलाइज करें, जिसमें कि हम उसका प्रॉपर जो डिहाइड्रेशन है उसको चेक कर दिया जाए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको चेक कर दिया जाए। वो हॉस्पिटल का पार्ट है। और अगर जिसको हमें बचना है इस मौसम के अंदर, तो हमें क्या करना है कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत सारी चीजें आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारी आपकी वैरायटीज आ रही हैं, टेट्रा पैक में भी आ रही हैं, वो हम अगर बचना है तो हमें अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे नारियल पानी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, तो ये घर से जब हम चलते हैं तो अच्छा खासा हम ये सारी चीजें पी के चलें, शरीर को पूरा
जी फुल हाइड्रेशन करके चलें और बिल्कुल। रास्ते के लिए हम अपना साथ लेके चलें, जिससे कि इस तरह की जो गंभीर समस्याएं हमारे सामने ना आए और हम अपने आप को बिल्कुल बचा डॉक्टर साहब, पाएं और औरों को भी बचा चर्चा हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वक्त का ख्याल रखना पड़ेगा। हम इस मुद्दे पर लगातार चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि ये गर्मी का कहर जो है ये एक दो दिन का रहने वाला नहीं है, लंबे समय तक रहेगा और कोरोना भी लंबे समय तक रहेगा। तो हम इसमें आने वाले दिनों में कुछ खाने को लेकर भी चर्चा करेंगे। ये विषय हमारा छूट जरूर गया, लेकिन हम हमारे दर्शकों को जरूर आश्वस्त करते हैं कि हम खाने को लेकर भी बात करेंगे कि क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि खाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि हम पीते हैं अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, अपने शरीर को एक तरीके से मैं कहूँ स्वस्थ रखने के लिए और दिमागी तौर पर स्वस्थ रखने के लिए खाना भी उतना ही जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर संजय जाखड़ जी आपका बहुत बहुत आभार, डॉक्टर अमरजीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर सीपी गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चर्चा का जो मुख्य फोकस हमारा यही था कि इस गर्मी से कैसे बचें। कोरोना से वैक्सीन जब बनेगी तब इसका पूर्ण इलाज होगा, लेकिन ये गर्मी जो है, इस गर्मी से बचने के लिए हमें कुछ एहतियात बरतनी है। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर उनके पास कुछ भी नहीं है ऐसा ले जाने के लिए, तो सबसे अहम यह है कि वो अपने शरीर को पूरी तरह से ढककर बाहर निकलें। सिर के ऊपर तौलिया बांध सकते हैं, ढीले कपड़े पहने, जो भी चर्चा में निकल कर आए मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग बहुत ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने। अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, किसी जगह पर काम करते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। दूसरा यह कि अगर किसी व्यक्ति को बेहोशी आ जाती है ऐसे मौसम में, गर्मी के मौसम में, तो अचानक से उसको उठाने के बजाय, जैसे डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि आप उनके पैरों को थोड़ा ऊपर कर दीजिए ताकि उनके दिमाग में और जो हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन ब्लड का, तो वो जाएगा और आदमी जो है तुरंत होश में आ सकता है। नहीं तो स्थितियां और ज्यादा घातक हो सकती हैं। पानी साथ में रखें, नमक वाला पानी, नींबू वाला पानी साथ में रखें। इसके साथ साथ ग्लूकोज अगर आपकी जेब अलाउ करती है तो भी आप खरीद कर अपनी जेब में रखकर चल सकते हैं। लेकिन अगर ये भी नहीं कर सकते तो सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ उपाय यह है कि आप प्याज खाकर घर से निकलें और अपने पास 2-4 प्याज रख भी सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लंबा सफर तय करना, हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज जो ये चीजें नुस्खे में बताते थे, बड़े कारगर होते थे, अपने साथ लेकर भी चलते थे, खाते भी थे, तो बहुत आसान है, आप बच सकते हैं अगर आप थोड़ी सावधानी रखें। और इस वक्त परिस्थितियां ऐसी हैं कि लाखों की तादाद में लोग पैदल जा रहे हैं अपने घर को, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको रास्ते में ऐसे लोग जाते देखें, उनसे आप पूछिए जरूर कि आपके पास पानी है, आपके पास ग्लूकोज है, या और ऐसी चीजें जो बहुत इमरजेंसी वाली चीजें हैं बच्चों के लिए पानी पिलाने को लेकर, अगर वो चीजें उनके पास नहीं है तो आप कोशिश करें ऐसे लोगों को खरीद पाएं। और अगर खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है तो आप अपने तरफ से उनको ऐसी चीजें खाने के साथ साथ में जो है दे सकते हैं, ताकि वो पीने की दिक्कतों, पीने की चीजों से परेशान ना हो और गर्मी के मौसम में लू का शिकार ना हो। उसके साथ साथ अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो आप उनको अपनी तरफ से कुछ नींबू और प्याज भी दे सकते हैं, वो भी उनके लिए रास्ते में एक तरह से मैं कहूं कि जीवन दान या जड़ी बूटी की तरह काम करेंगे। लेकिन सरकारों की जहां तक बात आती है, सरकारें कितना कर रही है, कैसे करेंगी, कब करेंगी, ये राजनीतिक मुद्दे हैं, ये राजनीति में उलझकर रह जाते हैं, लेकिन हम इतना कर सकते हैं ताकि गर्मी से बच जाएं। फिलहाल इससे खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।